नमस्कार। आज हम कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 का पंचम पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है वृक्षाः। बच्चों, वृक्षों के विषय में आप बहुत कुछ जानते हो कि वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, वृक्षों से हमें क्या क्या चीज़ें ग्रहण होती हैं। इसके अलावा भी वृक्षों का और क्या महत्व है वो इस हम पाठ में जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पाठ वृक्षाः। पंचमः पाठः वृक्षाः। बच्चों, यह पाठ हमें एक गीत के रूप में दिया गया है, तो इसे हम उसी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। देखो बच्चों, फर्स्ट जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है वने वने निवसन्तो वृक्षाः। अब इसका अर्थ क्या होगा? वने का अर्थ होता है वन में। अब यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है वने वने, तो इसका अर्थ होगा प्रत्येक वन में। निवसन्तो, निवसन्तो का अर्थ होता है निवास करते हैं यानी रहते हैं, और वृक्षाः अर्थात पेड़। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। वनम का अर्थ होता है वन को। अब फिर से यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है वनम वनम, तो इसका मीनिंग क्या होगा? प्रत्येक वन को रचयन्ति। रचयन्ति का अर्थ होता है रचना करते हैं यानी बनाते हैं। कौन बनाता है? वृक्षाः यानी पेड़। तो वनों को पेड़ ही बनाते हैं। अब इन दोनों पंक्तियों का मीनिंग क्या होगा कि प्रत्येक वन में वृक्ष रहते हैं और प्रत्येक वन को वृक्ष ही बनाते हैं। आगे देखिए, शाखावदोलासीना विहगाः, तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः। शाखा, शाखा का अर्थ होता है टहनी, और दौला, दौला कहते हैं झूले को। बच्चों, आपको ध्यान में होगा 2nd चैप्टर में आपने ये शब्द पढ़ा होगा दौला। इसका मीनिंग होता है झूला। और आसीना का अर्थ होता है बैठना। विहगा कहते हैं पक्षियों को। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि पेड़ की शाखा रूपी झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। शाखा कहते हैं टहनी को। जब आपने देखा होगा बच्चों कि वृक्ष की टहनी पर पक्षी बैठे होते हैं, तो टहनी के हिलने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि पक्षी जैसे झूल रहे हैं, है ना। तो उन टहनियों को यहाँ पर झूला कहा गया है। उन झूलों पर पक्षी बैठे हुए हैं। तैः किमपि कूजन्ति वृक्षा। वहाँ बैठकर जब पक्षी कूकते हैं यानी चहचहाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ ही चहचहा रहे हैं, पेड़ ही कूक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधु जना इव सर्वे वृक्षाः। पिबन्ति पवनम। बच्चों, पिबन्ति का अर्थ होता है पीते हैं। पवन कहते हैं हवा को, जलम यानी पानी, और संततम का अर्थ होता है लगातार, निरंतर। तो पेड़ क्या करते हैं? वो हवा और जल पीते हैं। साधु जना इव सर्वे वृक्षा। अब देखो बच्चों, इस पंक्ति में हमें साधु और वृक्षों की आपस में तुलना होती हुई नजर आ रही है। क्या तुलना की गई है या क्या समानता बताई गई है कि जिस प्रकार साधु अर्थात सन्यासी लोग अपने जीवन में सिर्फ जल से ही जीवन यापन करते हैं, वो अन्न नहीं ग्रहण करते हैं, वो खाना नहीं खाते हैं, केवल जल पीकर ही अपना सारा जीवन बिता देते हैं, उसी प्रकार जो वृक्ष होते हैं वह भी केवल हवा और पानी ही पीते हैं और इसी प्रकार अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस पैराग्राफ में इन 2 पंक्तियों में साधुजनों की और वृक्षों की समानता बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरसु वहन्ति वृक्षाः। स्पृशन्ति, देखो बच्चों, स्पर्श का मीनिंग होता है छूना। तो छूते हैं माने पादैः। अब पादैः का अर्थ होता है पैरों से। किसे छूते हैं पैरों से? पातालम, पाताल को। पाताल से बच्चों आप क्या समझते हो कि धरती के नीचे का जो स्थान है उसे हम
पाताल कह देते हैं। तो जो पेड़ होते हैं उनके पैर तो होते नहीं हैं, तो उनके पैर किसे कहा गया है? उनकी जड़ों को, कि पेड़ अपनी जड़ों से पाताल को स्पर्श करते हैं, छूते हैं। नभः शिरस्सु, नभः कहते हैं आसमान को, आकाश को। शिरस्सु माने सिर पर। वहंती, वहन करते हैं यानी धारण करते हैं या ढोते हैं, वृक्षा यानी पेड़। तो इसका अर्थ क्या होगा कि पेड़ अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं और अपने सिर पर वो आकाश को ढोते हैं। अर्थात पेड़ की जड़ें धरती में बहुत गहरी होती हैं और ऊंचे ऊंचे पेड़ों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ आसमान को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः। पयोदर्पणे, पयो बच्चों, पयः कहते हैं जल को और दर्पण कहते हैं आईने को, है ना। तो जल रूपी आईने में स्वप्रतिबिंबम, स्व माने अपनी और प्रतिबिंब माने अपनी परछाई को या अपने प्रतिबिंब को, अपने अक्स को, कौतुकेन, कौतुकेन का अर्थ होता है आश्चर्य से, बड़ी हैरानी से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षा माने पेड़। तो इसका अर्थ क्या होगा कि पेड़ अपने प्रतिबिंब को जल रूपी आईने में, जल रूपी दर्पण में बहुत ही हैरानी से देख रहे हैं। अर्थात झील के किनारे अगर आपने देखा होगा कि ऐसा पेड़ हो जो किसी झील के किनारे हो, तो वो अपनी परछाई को उस झील के पानी में देख रहा होता है और ऐसा लग रहा होता है जैसे वो बहुत ही हैरानी के साथ अपने प्रतिबिंब को देख रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। प्रसार्य बच्चों, प्रसार्य का अर्थ होता है फैलाकर, बिखेर कर। स्वच्छाया माने अपनी छाया को, संस्तरणम कहते हैं बिस्तर को। अब यहाँ पर छाया रूपी बिस्तर को कहा गया है कि कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम आदर सम्मान, वृक्षा माने पेड़, कि पेड़ अपनी छाया को, अपनी छाया रूपी बिस्तर को बिछा करके सभी का आदर मान या सत्कार करते हैं। इसका अर्थ नीचे लिखा हुआ वो आप पढ़ सकते हैं कि पेड़ अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सबका आदर सत्कार करते हैं। अर्थात पेड़ अपना छाया रूपी बिछौना बिछाकर सभी जीवों को अपनी छाया में विश्राम करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो बच्चों, ये इस पाठ को हमने अभी पढ़ा है। अब इस पाठ के जो अभ्यास के प्रश्न हैं उनको एक बार देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका अर्थ क्या होगा कि अब हमने वचनों के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, कि किस वचन में कौन सा रूप लिखा जाएगा वो हमें पूर्ति करनी है। तो पहले देखिए आपको प्रथमा विभक्ति के उदाहरण दिए गए हैं, तो आपको एग्जाम्पल क्या दिया गया है, वनम वने वनानी। अब इसी प्रकार से हमने जहाँ पर खाली स्थान है उनकी पूर्ति करनी है। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे, जलम जले जलानी। नेक्स्ट है बिंबम बिंबे बिंबानी। आगे देखिए द्वितीय विभक्ति है, जैसे वृक्षम वृक्षौ वृक्षान। अब इसी प्रकार से पवन शब्द का क्या होगा, पवनम पवनौ पवनान। फिर है जनम जनौ जनान। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। कोष्ठकेषु प्रदत्त शब्देषु उपयुक्त विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब इसका मीनिंग क्या होगा, देखो बच्चों, कोष्ठक कहते हैं ब्रैकेट को, जो आपको नजर आ रही है राइट साइड। प्रदत्त शब्देषु यानी कि उनमें जो हमें शब्द दिए गए, जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ब्रैकेट में रोटी का शब्द दिया हुआ है। अब उस शब्द में उपयुक्त विभक्ति यानी कि उपयुक्त उसमें विभक्ति का प्रयोग करके हमें खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको फर्स्ट जो लाइन है वो क्या दी गई है, अहम डैश खादामी। अब जो यहाँ पर डैश है, हमने रोटी का शब्द में विभक्ति लगा करके उसको पूरा करना है। तो अब हम यहाँ पर रोटी का शब्द में कौन सी विभक्ति लगाएंगे, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। तो क्या रूप होगा, रोटी काम। तो इसका वाक्य कैसे पूर्ति करेंगे, अहम रोटी काम खादामी, मैं रोटी खाता हूँ।
ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, त्वम डैश पिबसी। अब हमें इसमें भरने के लिए शब्द कौन सा दिया गया है? जल शब्द दिया गया है। उसी प्रकार अब हम भी जलम शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो क्या रूप होगा? त्वम जलम पिबसी, कि तुम जल पीते हो। नेक्स्ट है छात्रः दूरदर्शनम पश्यति। अब दूरदर्शन शब्द था तो उसमें हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया, तो क्या रूप बना? दूरदर्शनम। उसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, वृक्षः पवनम पिबन्ति। वृक्ष पवन पीते हैं, यानी हवा पीते हैं। नेक्स्ट है ताः कथाम लिखन्ति। वे सब कथा लिखती हैं। अब कथा शब्द में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया, तो क्या रूप बना? कथाम। ताः कथाम लिखन्ति। आवाम जंतुशालाम गच्छावः। हम दोनों जंतुशाला को जाते हैं। जंतुशाला कहते हैं चिड़ियाघर को, तो यहाँ पर क्या रूप होगा? जंतुशालाम। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तरीपदानि चिनुत। अब देखो बच्चों, इसका मीनिंग क्या होगा कि नीचे लिखे हुए वाक्यों में हमने कर्ता पद को चुनना है, कि जो वाक्यों में जो सब्जेक्ट है हमें वो चूज करना होगा। तो देखिए फर्स्ट क्या है? वृक्षः नभः शिरस्सु वहन्ति। तो सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझिए क्या होगा, कि पेड़ आकाश को सिर पर ढोते हैं, है ना। तो कौन ढोता है? पेड़ ढोते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? पेड़ है। कर्ता यहाँ पर होगा वृक्षाः। नेक्स्ट है विहगाः वृक्षेषु कूजन्ति। इसका मीनिंग क्या होगा, कि पक्षी पेड़ों पर कूकते हैं, पेड़ों पर बैठकर वो कूकते हैं। तो कौन कूकता है? पक्षी कूदते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा? विहगाः। थर्ड देखिए, पयोः दर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पश्यन्ति। इसका मीनिंग क्या होगा, कि जल रूपी आईने में पेड़ अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। तो कौन देखता है अपने प्रतिबिंब को? पेड़ देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वृक्षाः। नेक्स्ट है कृषकः अन्नानि उत्पादयति। इसका अर्थ क्या होगा, कि किसान अनाज को उत्पादन करता है। तो कौन उत्पादन करता है, कौन उत्पन्न करता है? कृषकः। तो यहाँ पर लिखेंगे किसान या कृषकः। नेक्स्ट है सरोवरे मत्स्याः सन्ति। इसका अर्थ होगा कि सरोवर में मछलियां हैं। अब यहाँ पर कौन है कर्ता? मत्स्या। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रश्नानाम उत्तरानि एक पदेन लिखत। अब हमने प्रश्नों के उत्तर एक पद में ही लिखने हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वृक्षाः कैः पातालम स्पृशन्ति। इसका अर्थ होगा कि वृक्ष किसके द्वारा पाताल को स्पर्श करते हैं, यानी छूते हैं? तो पाँव के द्वारा, यानी पादैः। नेक्स्ट है वृक्षाः किम रचयन्ति, कि पेड़ किसकी रचना करते हैं, किसको बनाते हैं? तो पेड़ वनों को बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे वनम। नेक्स्ट है विहगाः कुत्र आसीना। इसका अर्थ होगा कि पक्षी कहाँ बैठते हैं? तो वो टहनियों पर बैठते हैं, है ना, टहनी रूपी झूले पर बैठते हैं। तो यहाँ लिखेंगे शाखा दौलायाम। नेक्स्ट है कौतुकेन वृक्षः किम पश्यन्ति। इसका अर्थ होगा कि हैरानी से पेड़ किसे देखते हैं? अपनी छाया को देखते हैं। यहाँ लिखेंगे स्वप्रतिबिंबम। आगे बढ़ते हैं। समुचितैः पदैः रिक्तस्थानानि पूरयत। अब देखो बच्चों, इसमें हमें कुछ विभक्तियाँ दी गई हैं। हमें एक पहले एग्जाम्पल दिया गया है एक विभक्ति का, उसी को देखकर हमने अगले शब्द की पूर्ति करनी होगी। तो देखिए, पहला प्रथमा विभक्ति में क्या रूप दिया गया है? गजः रूप दिया गया है। तो कैसे लिखेंगे ये? एक वचन में गजः, द्विवचन में गजौ और बहुवचन में गजाः। अब इसी प्रकार से अश्वः शब्द का प्रथमा विभक्ति के क्या रूप चलेंगे? तो अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। जैसे गजः, गजौ, गजाः था, उसी प्रकार अश्वः, अश्वौ, अश्वाः। आगे बढ़ते हैं द्वितीय विभक्ति की ओर। द्वितीय विभक्ति में सूर्यम शब्द के रूप दिए गए हैं, कि सूर्यम, सूर्यौ, सूर्यान। अब उसी प्रकार चंद्र शब्द का क्या लिखेंगे? चंद्रम, चंद्रौ, चंद्रान। आगे देखिए, तृतीय विभक्ति में विडाल शब्द है, तो क्या रूप बनेगा? विडालेन, विडालाभ्याम, विडालैः। इसी प्रकार मंडूक शब्द के रूप क्या होंगे? मंडूकेन, मंडूकाभ्याम, मंडूकैः। चतुर्थी विभक्ति देखिए, सर्प शब्द का क्या रूप बनता है? सर्पाय, सर्पाभ्याम, सर्पेभ्यः।
अब चतुर्थी विभक्ति में ही वानर शब्द के क्या रूप बनेंगे? सर्पाय जैसे ही लिखेंगे उसको भी, जैसे वानराय, वानराभ्याम, वानरेभ्य। अब देखिए पंचमी विभक्ति में शब्द है यहाँ पर मोदक, तो मोदक का क्या रूप बनता है? मोदकात, मोदकाभ्याम, मोदकेभ्य। उसी प्रकार वृक्ष शब्द का क्या रूप बनेंगे पंचमी विभक्ति में? वृक्षात, वृक्षाभ्याम, वृक्षेभ्य। षष्ठी विभक्ति देखिए, जन शब्द के वहाँ पर रूप चलते हैं जनस्य, जनयोः, जनानाम। उसी प्रकार शुक शब्द का क्या रूप बनेगा? शुकस्य, शुकयोः, शुकानाम। सप्तमी विभक्ति में शिक्षक का रूप चलता है शिक्षके, शिक्षकयोः, शिक्षकेषु। अब मयूर शब्द का क्या होगा? मयूरे, मयूरयोः, मयूरेषु। अब लास्ट विभक्ति जिसे हम संबोधन कहते हैं उसमें कैसे लिखा जाएगा? हे बालक, हे बालकौ, हे बालका। उसी प्रकार से नर्तक शब्द का नर्तक, नर्तकौ, नर्तकाः। तो बच्चों ये आपको 8 विभक्तियाँ बहुत ही आसानी से समझाई गई हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। भिन्न प्राकृतिक पदम चिनुत। अब देखो बच्चों, हमें यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द बाकी 3 से भिन्न है, अलग है, उसे हमने अलग करना होगा। जैसे फर्स्ट देखिए गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। अब इनमें गंगा, यमुना और नर्मदा, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये सब तीनों नदियाँ हैं। लास्ट बचा लता, वो इनसे अलग है, इसलिए इसको हम लिखेंगे साइड में कि ये भिन्न प्रकृति शब्द है, लता। सेकंड देखिए उद्यानम, कुसुमम, फलम, चित्रम। उद्यान कहते हैं बगीचे को, कुसुम कहते हैं फूल को, और फलम यानी फल। अब ये तीनों चीज़ें तो एक समान हमें किसी भी उद्यान में मिल जाती हैं, तो सबसे अलग क्या है? चित्रम। नेक्स्ट है लेखनी, तूलिका, चटका, पाठशाला। अब इसमें लेखनी, तूलिका और पाठशाला, ये तीनों आपस में एक स्थान पर मिलने वाली चीज़ें। जैसे पाठशाला स्कूल को कहते हैं, तो लेखनी स्कूल में होती जिसे हम कलम कहते हैं, और तूलिका कहते हैं ब्रश को, पेंट ब्रश को। तो ये भी पाठशाला में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें अलग शब्द क्या है? चटका यानी चिड़िया का। नेक्स्ट है आम्रम, कदलीफलम, मोदकम और नारंगम। अब देखो बच्चों, इसमें आम्रम, कदलीफलम और नारंगम। आम्रम कहते हैं आम को, कदलीफलम केले को कहते हैं, और नारंगम कहते हैं मौसमी को। तो ये तीनों एक समान हैं, ये फलों के नाम हैं, और इनमें अलग क्या है? मोदकम, क्योंकि मोदकम कहते हैं लड्डू को, और वो एक मिठाई है। तो बच्चों इस प्रकार से आज हमने 5वां पाठ पढ़ा है वृक्षः। इस पाठ को लेकर के आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।